चलो देखो, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बीओपी। क्या पढ़ रहे थे? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। इसमें कल पढ़ाए थे कि बीओपी का 3 गो स्टेज है। ठीक है, बीओपी का कितना अवस्था है? 3 अवस्था के बारे में बताए थे। ठीक है, एक हम लोग क्या बोले थे? सरप्लस बीओपी। क्या बताए थे? सरप्लस बीओपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिलाभ। अधिलाभ भुगतान संतुलन। ये हुआ था अधिलाभ भुगतान संतुलन। दूसरा क्या था? डेफिसिट। डेफिसिट बीओपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमी भुगतान। कमी भुगतान संतुलन। ठीक है, और एक हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस बीओपी। तीसरा क्या था हम लोग का? बैलेंस बीओपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब संतुलन। संतुलन भुगतान संतुलन। ठीक है, मतलब संतुलन की अवस्था इसको बोला जाता है। ठीक है, संतुलन की अवस्था इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे जब हम लोग का जो एक्सपोर्ट है, जब हम लोग का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा किससे? इंपोर्ट से। ये स्थिति कब आएगा? जब हम लोग का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा किससे? इंपोर्ट से। मतलब हम लोग का जो क्रेडिट है, क्रेडिट का जो बैलेंस, क्रेडिट में क्या बोले थे? इसमें क्या होगा? फॉरेनर करेंसी आएगा। इसमें क्या होगा? पैसा आएगा। जितना भी हम लोग का क्रेडिट है, क्रेडिट का जो अमाउंट है वो किससे ज्यादा होगा? डेबिट से ज्यादा होगा। ये बताए थे। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं लाभ की अवस्था। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? लाभ की अवस्था। लाभ की अवस्था मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग के पास जो हम लोग का जो विदेशी मुद्रा है वो अधिक से अधिक हम लोग क्या किए? कमाए हैं। जबकि हम लोग का जो डोमेस्टिक करेंसी है वो हम लोग कम भेजे हैं। विदेश हम लोग डोमेस्टिक करेंसी कम भेजे हैं, जबकि हम लोग विदेशी करेंसी अधिक कमाए हैं। और हम लोग वाला करेंसी जो विदेश कम से कम गया है। ठीक है, और विदेश वाला अधिक से अधिक हम लोग का देश में आया है। ठीक है, मतलब फॉरेनर करेंसी यहाँ पर ज्यादा मतलब रिजर्व हो गया है। किसमें? सरप्लस की अवस्था में। लेकिन डेफिसिट में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या हो गया? इस बार हम लोग का जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अधिक से अधिक चला गया, लेकिन जो फॉरेनर करेंसी है वो हम लोग के पास कम आया। इस तरह का जो अवस्था होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिसिट बीओपी। इसका अगर इस तरह से अगर फॉर्मेट देखेंगे तो इंपोर्ट को डेबिट, डेबिट डेबिट जो है क्या क्या हो जाए? क्रेडिट से ज्यादा। क्योंकि कल हम बताए थे कि डेबिट का मतलब क्या होता है? पैसा का जाना। अब पैसा किसी भी रूप में जा सकता है, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पैसा का आना। तो ये जो अवस्था है ये कौन सा अवस्था है? हानि की अवस्था है। ये कौन सा अवस्था? हानि की अवस्था। तीसरा क्या है कि देखो, तीसरा क्या है? तो भुगतान संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या होता है? ना ही लाभ ना ही हानि, मतलब बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में। तो इसमें क्या होगा? जो हम लोग का एक्सपोर्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इंपोर्ट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जितना हम लोग विदेशी करेंसी कमाए हैं उतना ही हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी भी बाहर गया है। मतलब क्या होता है? जितना हम लोग विदेशी करेंसी कमाए हैं उतना ही क्या हुआ? मतलब डोमेस्टिक करेंसी भी गया है यहाँ से बाहर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट जो है किसके बराबर हो जाएगा? क्रेडिट के बराबर हो जाएगा। डेबिट किसके बराबर हो जाएगा? क्रेडिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जितना गया उतना ही आया। ये 3 चीज हम लोग कल पढ़े थे, सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी और बैलेंस बीओपी। और इससे रिलेटेड देखो, ये कल जो अकाउंट बनाए थे करंट अकाउंट, क्या बनाए थे? करंट अकाउंट बनाए थे। तो करंट अकाउंट में भी इसी तरह से बनाया जाएगा। और जो बनाए थे कैपिटल अकाउंट, क्या बनाए थे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट को चालू खाता। चालू खाता। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी खाता। दोनों में सेम बनाया जाता है। ठीक है, चालू खाता में भी और पूंजी खाता में भी इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट को देखा जाता है। करंट अकाउंट में बताए थे 3 चीज आता है। क्या क्या आता है? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर। जबकि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल ट्रांसफर। इसके बारे में पिछला क्लास में बता दिए थे। ठीक है, आज इस चैप्टर को किसी भी हालत में क्या करना है? खत्म करना है। ठीक, ये सब थोड़ा सा रिविजन था, हो गया। अब इसमें और 2 तरह का ट्रांजेक्शन पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 जो ट्रांजेक्शन है वो क्या क्या है वो समझो। ठीक है, एक होता है कि हम लोग का, एक हम लोग को बोलते हैं स्वतंत्र सौदा। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र सौदा। दूसरा हम लोग का क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं समन्वित सौदा। ठीक है, 2 तरह का हम लोग का क्या है? ट्रांजेक्शन है। ठीक है, बीओपी के अंदर। तो इसमें पहला जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। पहला क्या है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। पहला क्या हो गया? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्र सौदा। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र सौदा या फिर लेन देन। स्वतंत्र सौदा या फिर क्या बोलते हैं? लेन देन। ये एक हो गया। दूसरा क्या है हम लोग का? एकोमेटिक ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या है?
एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, दूसरा क्या है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं समन्वित, क्या बोलते हैं समन्वित, समन्वित सौदा, समन्वित सौदा या फिर क्या बोलेंगे इसको लेन देन, समन्वित सौदा या फिर क्या बोलेंगे इसको लेन देन। देखो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, दूसरा क्या हो गया एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि बीओपी में मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते समय, बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते समय चाहे वो मेरा सरप्लस हुआ हो, चाहे मेरा सरप्लस हुआ हो या फिर मेरा डेफिसिट हुआ हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जब बीओपी निकालेंगे तो बीओपी निकालते समय सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, इसमें ऐसा ट्रांजेक्शन को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है लाभ कमाना, जिसका उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि बीओपी निकालते समय मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है लाभ को अर्निंग करना। मतलब ये ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ध्यान में रखा जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि अधिक से अधिक क्या हो एक्सपोर्ट हो, क्या हो एक्सपोर्ट हो, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक क्या करना चाहेगा एक्सपोर्ट, तब तो क्या कमाएगा लाभ, क्या कमाएगा लाभ। तो वही बोले कि बीओपी इस तरह का ट्रांजेक्शन में ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर बीओपी चाहे सरप्लस हुआ हो चाहे डेफिसिट हुआ हो, डेफिसिट हुआ हो, ठीक है, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना, ठीक है। क्या होता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। और यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में संतुलन उस अवस्था को कहा जाएगा, इस ट्रांजेक्शन में कौन सा ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में संतुलन उस अवस्था को कहा जाता है जब उन लोग का जो प्राप्ति है, जब उन लोग का जो प्राप्तियां हैं वो क्या होगा भुगतान से ज्यादा होगा। मतलब उन लोग का जो रिसिप्ट है, मतलब उन लोग का जो रिसिप्ट है वो पेमेंट से क्या होगा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर पूछा जाएगा कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में संतुलन की अवस्था कब होता है तो संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब प्राप्तियां जो है वो भुगतान से ज्यादा होगा, रिसिप्ट जो है पेमेंट से ज्यादा होगा, या फिर जितना भी क्रेडिट है क्रेडिट किससे ज्यादा होगा डेबिट से ज्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं इसी को जितना भी हम लोग का एक्सपोर्ट है मतलब अधिक से अधिक क्या होना चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है तो ये है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में क्या बोले इसमें सरप्लस को डेफिसिट को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना होता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में संतुलन की अवस्था में कब होता है तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वो प्राप्तियां जो भुगतान से ज्यादा होती है। इसमें सभी तरह का ट्रांजेक्शन को शामिल किया जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड गुड्स और सर्विस का, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या मुझे पूछा जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है लाभ कमाना, और वो संतुलन की अवस्था में कब होता है तो प्राप्तियां जब भुगतान से ज्यादा होगा। ये हो गया। उसके बाद एक चीज याद रखना ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है ये मूवेबल होता है। क्या होता है मूवेबल, मतलब मूवेबल का मतलब क्या होता है चल, मतलब ये स्थिर नहीं रहता है। ये क्या हो गया ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है ये स्थिर नहीं होता है, ये क्या होता है बॉर्डर टू बॉर्डर चेंज होते रहता है। जैसे मान लो कि इंडिया से गया नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चीन, ऐसे क्या हो गया यहाँ पर जितना भी गुड्स होगा, यहाँ पर जितना भी गुड्स होगा या फिर सर्विस होगा, गुड्स और सर्विस वो क्या होता है चल होता है। क्या होता है चल होता है। मतलब चल का मतलब क्या होता है वो स्थिर नहीं होता है। क्या होता है स्थिर नहीं होता है, वो अस्थिर रहता है, परिवर्तनशील रहता है, ठीक है। मूवेबल का मतलब क्या था परिवर्तनशील। यहाँ पर जो भी गुड्स और सर्विस पाया जाएगा वो सारा क्या रहेगा परिवर्तनशील रहेगा, वो बॉर्डर टू बॉर्डर क्या करेगा अक्रॉस होते रहेगा और मतलब एक जगह ये स्थिर नहीं रहेगा, ये चलते रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो ये वही बोले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर जितना भी गुड्स हो गया वो मूवेबल रहेगा। और इसमें याद रखना अगर पूछा जाएगा ये पहला हो गया, दूसरा मूवेबल हो गया, तीसरा अगर पूछा जाएगा तीसरा को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा लिख देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ठीक है। तीसरा अगर पूछा जाएगा कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है वो बीओपी लाइन के किधर रहता है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है वो भुगतान संतुलन रेखा के किधर रहता है, ऊपर के नीचे रहता है। याद रखना ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है ये भुगतान संतुलन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है वो भुगतान संतुलन रेखा, भुगतान संतुलन रेखा के ऊपर होता है। भुगतान संतुलन रेखा के किधर होता है ऊपर, ठीक है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है वो भुगतान संतुलन रेखा के ऊपर होता है कि नीचे होता है, तो याद रखना भुगतान संतुलन रेखा के ऊपर होता है कौन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। मतलब बोल सकते हैं above the BOP line, above the BOP line, भुगतान संतुलन रेखा के ऊपर होता है, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में सबसे उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना, और उसमें गुड्स
और सर्विस से रिलेटेड जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है सबको शामिल किया जाता है। इसमें सरप्लस को डेफिसिट को ध्यान में रखा ही नहीं जाता है, ठीक है। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में संतुलन की अवस्था कौन सा अवस्था होता है, जब प्राप्तियां जो है भुगतान से ज्यादा हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलन की अवस्था। और इसमें जितना भी गुड्स और सर्विस पाया जाएगा सारा क्या होता है, चल रहा था, एक जगह स्थिर नहीं रहता, एक देश से दूसरे देश घूमते रहता है, ठीक है। मतलब इसमें व्यापार जो है एक देश से दूसरे देश में चलते रहता है, ठीक है, मूवेबल रहता है इसमें, ठीक। उसमें उसके बाद क्या बोले, भुगतान संतुलन रेखा के किधर रहता है, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है भुगतान संतुलन रेखा के ऊपर होता है, मतलब अबव द बीओपी लाइन। समझ में आ गया, ये है मेरा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अब देखो एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन, देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना होगा। उसका जो मेन पर्पस क्या होगा, लाभ कमाना। एक क्या है, एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है, किस तरह इसका मुख्य उद्देश्य हम क्या बोले, लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो बीओपी है, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, इसका मुख्य उद्देश्य मतलब एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भुगतान संतुलन के असंतुलन को, भुगतान संतुलन के असंतुलन को, असंतुलन को संतुलन करना, संतुलन करना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भुगतान संतुलन के असंतुलन को संतुलन करना। इसका मतलब क्या होता है समझो, जैसे मान लो कि हम दो चीज बताए थे, क्या बताए थे, सरप्लस, एक बताए थे सरप्लस, एक क्या बताए थे, डेफिसिट। एक क्या बताए थे, सरप्लस, एक क्या बताए थे, डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है, लाभ, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हानि, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या बताए थे, लाभ, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हानि। अगर बीओपी में अगर लाभ हुआ है, अगर बीओपी में क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन बाय चांस अगर किसी तरह से बीओपी में क्या हो गया, डेफिसिट, ठीक है, किसी भी तरह से अगर डेफिसिट हो गया है, मतलब इस बार जो है इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ज्यादा हो गया है एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट ज्यादा हो गया किससे, एक्सपोर्ट से। तो इस कंडीशन में देखो जितना का भी हानि हुआ है, जितना का भी हानि हुआ है उसको पूरा करने का काम कौन करता है, यही ट्रांजैक्शन। देखो अगर किसी भी तरह का हानि हो गया है ना, डेफिसिट हो गया है बीओपी में, तो उसको उस वो जो हानि हुआ है उस हानि को मेकअप या फिर पूरा करने का काम कौन करता है, एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन, एक तरह का भरपाई करता है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी तरह का डेफिसिट हो गया है तो उस डेफिसिट को भरपाई करने का काम कौन करता है, एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। मतलब क्या हो गया कि मान लो कि इंपोर्ट जो है और इधर क्या हो गया, एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मान लो किए 10,000 का, इंपोर्ट कितना किए 10,000 का, और एक्सपोर्ट कर दिया मान लो 8,000 का। तो हम क्या बताए थे, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट क्या कम हो गया, मतलब हम लोग 2,000 रुपया का किसमें है, लॉस में है, क्योंकि यहां से 2,000 करेंसी ज्यादा चला गया है। भारत का 2,000 करेंसी क्या हो गया है, ज्यादा, मतलब ये हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट तो 8,000 रुपया हुआ है और इंपोर्ट कितना हुआ 10,000, ठीक है। तो करेंसी यहाँ से ज्यादा चला गया, तो मतलब हानि कितना हो गया 2,000। अब इस 2,000 का भरपाई कौन करेगा, ये जो 2,000 का जो हानि हुआ है इसका भरपाई कौन करेगा, तब क्या होगा, एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। और याद रखना एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन जो है ये करने का काम कौन करता है, तो देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा, जो भी मतलब क्या बोले, देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा, जैसे हम लोग का यहाँ पर कौन है, आरबीआई। तो याद रखना देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा, देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा वही इस ये जो हानि हुआ है उसको भरपाई करने का काम कौन करेगा, देश का सेंट्रल बैंक। मतलब क्या बोले कि बीओपी एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन में ऐसे मतलब ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है, वैसे ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है जो बीओपी में हुए डेफिसिट को, बीओपी में हुए कमी को पूरा करने का काम करता है, ठीक है। और वो काम करता कौन है, सेंट्रल बैंक। कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो जो भी उस देश का सेंट्रल बैंक होगा वो उस लाभ मतलब उस हानि को पूरा करने का काम करेगा। जैसे हम लोग का कौन करेगा, आरबीआई। जो भी रिजर्व वगैरह है उस रिजर्व से पूरा करने का काम करता है। आरबीआई क्या करेगा, 2,000 का कमी है तो 2,000 उसके पास जो भी रिजर्व है, किसके पास, आरबीआई के पास जो भी रिजर्व है उस रिजर्व को देके वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। बीओपी को क्या करेगा, बैलेंस, बीओपी को संतुलन करेगा। समझ में आ गया, बीओपी को क्या कर देगा, संतुलन, मतलब एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के बराबर कर देगा। बीओपी को संतुलन करने मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्सपोर्ट है उसको इंपोर्ट के बराबर कर देगा, ठीक है। यही काम है एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन का, करता कौन है, सेंट्रल बैंक। जिस तरह से यहाँ पर क्या बताएं कि ये मूवेबल होता है, क्या तो मूवेबल होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन में ये जो ट्रांजैक्शन है वो मूवेबल नहीं होता है, इमूवेबल होता है। यहाँ पर क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है। ये यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन पाए जाते हैं वो क्या होता है, इमूवेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वही करता है, अदर इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है,
इमूवेबल, मतलब क्या बोल सकते हैं, अचल होता है या फिर स्थिर होता है। ठीक है, ये अचल होता है या फिर क्या बोले, स्थिर होता है। ये इमूवेबल होता है, मतलब ये क्या रहेगा, ये घूमता फिरता नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक ही व्यक्ति काम करेगा। कौन करेगा, जो भी देश का सेंट्रल बैंक होगा, तो वो सेंट्रल बैंक अपने देश में ही काम करेगा वो, इसीलिए वो क्या होगा, अचल होगा। गुड्स और सर्विस कहाँ रहेगा, अपने घर में ही रहेगा, कहीं अदर कंट्री तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे और एक चीज क्या समझ में आया कि ये कमोडिटी ट्रांजेक्शन में वैसे ट्रांजेक्शन को शामिल किया जाता है जो भुगतान संतुलन में हुए, भुगतान संतुलन में हुए असंतुलन को संतुलन बनाने में सहायक है, संतुलन बनाने में सहायक है, संतुलन बनाने में क्या है, सहायक है। ठीक है, भुगतान संतुलन में हुए असंतुलन का, अभी देखे ना कि जो भी हम लोग का अनबैलेंस था उसको बैलेंस करने का काम कौन किया, तो एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन किया। ठीक है, तो एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन वही बोले कि जितना भी असंतुलन है उसको संतुलन बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। तीसरा काम क्या बताया, ये इमूवेबल है, ये क्या था, मूवेबल है। उसके बाद क्या बताएं कि ये भुगतान संतुलन बीओपी रेखा के ऊपर होता है। कौन, भुगतान संतुलन जो है बीओपी रेखा के ऊपर होता है। उसी तरह से इसको याद रखना, बीओपी रेखा के नीचे होता है, बीओपी रेखा के नीचे होता है। मतलब क्या हो गया, भुगतान संतुलन रेखा के कहां होगा, नीचे। मतलब ये क्या होगा, रेखा के नीचे, मतलब इसको बोल सकते हैं बिलो द बीओपी लाइन, मतलब बीओपी लाइन के नीचे होता है। यही तो हम लोग को ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में क्या बोले कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, जबकि एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भुगतान संतुलन में हुए असंतुलन को संतुलन बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात क्या बताएं कि ये संतुलन की अवस्था में कब होता है, यह संतुलन की अवस्था में उस टाइम होगा जब प्राप्तियां अधिक होगी और भुगतान कम होगा। और ये क्या करता है, असंतुलन को संतुलन बनाने का काम करता है। कौन, एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। उसके बाद इसमें क्या होता है, बीओपी में ये नहीं देखा जाता कि सरप्लस है कि डेफिसिट है, मतलब इसमें जो है सरप्लस और डेफिसिट को ध्यान में रखा ही नहीं जाता है। ठीक है, खाली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर सरप्लस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी भी तरह का डेफिसिट हो गया तो उसको पूरा करने के लिए एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन है, जो करता कौन है, सेंट्रल बैंक। उस देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा वही उसको भरपाई करने का काम करेगा, जैसे हम लोग का आरबीआई है। उसके बाद ये मूवेबल होता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जितना भी होता है मूवेबल, क्योंकि इसमें गुड्स का लेन देन होता है, तो गुड्स का लेन देन तो एक देश से दूसरे देश में ही होगा, इसलिए ये क्या होगा, मूवेबल। जबकि यहाँ पर क्या होता है, इमूवेबल, क्योंकि यहाँ पर इस देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा उसी को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है, गुड्स उसी देश में क्या करना पड़ेगा। ये क्या था, इमूवेबल। क्या होता है, इमूवेबल मतलब अचल होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या पढ़े कि भुगतान संतुलन रेखा के ऊपर होता है, मतलब भुगतान संतुलन रेखा के ऊपर, अबव द लाइन होता है, अबव द बीओपी लाइन, जबकि ये जो होता है बीओपी रेखा के नीचे होता है, बिलो द बीओपी लाइन। ठीक है, यही तो हम लोग का बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करें, देखेंगे कौन सा पढ़ाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो यहाँ पर फिनिश हो जाता है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, तो यहाँ तक क्लियर कर लेना। ठीक है, अब कुछ भी अगर डाउट वगैरह रहता है तो पूछना है इसको। ठीक।